कक्षा 9वीं हिंदी गोधली में अध्याय पहला है कहानी का प्लॉट। और ये कहानी है और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो ये रहा हमारा अध्याय। तो आइए इस अध्याय के सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसका कारण बताना है। तो इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय ने ऐसा क्यों कहा है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और यहाँ लेखक कलाविद भी नहीं अपने आप को मानते। लेखक यह आरंभिक रचना है। तो क्या समझ में आया? लेखक ने जो है वो अपनी बड़ाई स्वयं करने में विश्वास नहीं रखते। ये अच्छे लेखक की ये क्या होती है? ये पहचान होती है। ठीक है। तो इसी कारण लेखक ने कहा है कि ये कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। ठीक है। तो ये इसका दूसरा देखिए क्या है। लेखक ने भागजोगिनी नाम ही क्यों रखा? जो मुंशी जी की लड़की है उसका नाम भागजोगिनी ही क्यों रखा गया? इसका कारण बताना है। तो लेखक जो ये कहानी लिखते हैं, कहानी का प्लॉट, ये क्या है? ये देहाती कहानी है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये भागजोगिनी जो नाम है, ठीक है, वो लेखक को अच्छा लगा। ठीक है, इसीलिए रखा। तो इसका आंसर कैसे करना है? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यह कहानी ग्रामीण परिवेश अर्थात देहात की घटना है, अतः लेखक को महिला पात्र का देहाती नाम भागजोगिनी रखना ही सार्थक लगा। ठीक है, जिससे उसकी स्थिति गरीबी और व्यवस्था और उसकी सुंदरता लुप्त हो चुकी है गरीबी के कारण, इसीलिए उसका नाम भागजोगिनी रखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। तो इसका आंसर लिखना है, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा। इसके बाद अगला सवाल चौथा, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी, क्या कारण थी? तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, दरोगा जी की एक घोड़ी थी, ठीक है, जो महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, यानी काफ़ी बेहतरीन घोड़ी थी, काफ़ी तेज़ दौड़ती थी, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रहते थे, लेकिन दरोगा जी उसको नहीं बेचते थे। मगर दरोगा जी ने सबको निमुआ नो चटा दिया, यानी उसको नहीं बेचा। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पांचवा सवाल, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋण हुए? तो यहाँ पे ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना, कर्ज से मुक्त होना। तो मुंशी जी कैसे कर्ज से मुक्त हुए ये बताना है। तो देखिए, दरोगा जी की जब मृत्यु हुई तो उनके पास कुछ नहीं था, बशर्ते एक घोड़ी थी। ठीक है, तो वो घोड़ी को बेचने के बाद मुंशी जी क्या किए? कर्ज से मुक्त हुए। तो आपको ऐसे लिखना है, मुंशी जी ने एक घोड़ी को, तो आपको ऐसे लिखना है, मुंशी जी ने दरोगा जी की घोड़ी को एक गोरे अफसर के हाथ खासी मोटी रकम में घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उस ऋण यानी कर्ज से मुक्त हुए। ठीक है, समझ। 6 नंबर देखिए क्या सवाल है, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो फूस का तपना क्या मतलब होता है? अल्प समय के लिए। थानेदार की कमाई भी अल्प समय की, यानी तुलना किया गया है। तो इसका क्या मतलब है, लेखक ने क्यों कहा है ऐसा? तो इसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है। देखिए, दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। किसकी? मुंशी जी की। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव का एक दिन बटेर का सुरवा सुलगती थी, अब वह सराह सराह का मटर का सत्तू सरपोटने लगी। ठीक है, यानी जो दरोगा जी थे तो तरह तरह के भव्य पकवान वो खाया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? वो चने के सत्तू खा रहे हैं। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारना करने लगे। काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई। लोग साफ कहने लगे कि थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, यानी दोनों अल्प समय के लिए दोनों है। समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, हम 7वां सवाल देखेंगे, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो ये लेखक गरीबी और व्यवस्था को देखते हुए ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? आपको यहाँ से प्रारंभ करना है, एक और उसकी अनोखी सुघराई, किसकी? भागजोगिनी की, और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। ये लेखक कहते हैं। और कहानी लिखने वाला होता, इमोशनल तौर पे जो होता, वो सहृदय कवि उसे देखकर
यानी देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, यानी वो भावुक हो जाता, वो रोने लगता। ठीक है, किंतु मेरी लेखनी में इतना और जोर नहीं है कि उसकी गरीबी की भयानवे चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पे रख सके। ठीक है, यानी उनमें ऐसी क्षमता नहीं है उसकी गरीबी व्यवस्था को वो यहाँ पे लेखनी में प्रदर्शन कर सके। लेखक ने यही बात कही है। तो बस यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। 8वां सवाल देखिए, भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका, उसकी सुंदरता क्यों नहीं निखर सकी, क्यों नहीं खिल सका, इसका कारण बताना है। आपको आंसर यहाँ से करना है। भागजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह दाने दाने की तरसती, ठीक है, रहती थी, एक बीता कपड़े के लिए मोहताज थी, फिर लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था, इतनी बदहाल स्थिति थी। महीने में एक दिन भी भरपेट अन्न लाले पड़े थे। ठीक है, एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे, यानी ऐसा महीने में एक भी दिन नहीं था कि भरपेट उसको खाना मिल सके। भाला ऐसी स्थिति में, यानी भाला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिक पाते, यानी इस गरीबी में उसका सौंदर्य कैसे टिक पाए। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको लिखनी है बात। 9 नंबर देखिए, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। तो यहाँ पे समझिए, पहले आपको समझना है, अभी नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे, किसी दिन भर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ में कहती, कौन, भागजुगनी, मुंशी जी से, कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, तो उस वक्त ईमानन कहता हूँ कि जी चाहता है गल फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है अच्छे से, तो आपको ऐसे लिखना है, भागजुगनी की दशा अर्थात भूख दिन भर घर घर घूमकर शाम में जब खाने को नहीं मिलता तब भागजुगनी मुंशी से खाना मांगती, तब मुंशी को उसकी दशा देकर गल फांसी लगाने का ख्याल आता। 10वां देखिए सवाल क्या है, भागजुगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। तो यहाँ पे देखिए, भागजुगनी का दूसरा वर्तमान पति, पहला नहीं दूसरा वर्तमान पति उसका सौतेला बेटा है, तो उसके सौतेले बेटे से ही शादी हो जाती है। ठीक है, तो ये समाज में खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो मुंशी जी ने भागजुगनी की शादी के लिए कई जगह गए, लेकिन गरीबी की वजह से कोई शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया करता था, दहेज की मांग करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से वो क्या हो गया, वो बेमेल विवाह उसे करना पड़ा। तो आपको ऐसे लिखना है, इस तरह की घटना भारतीय समाज में व्याप्त यानी मौजूद दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसे कृतियों की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का दंश नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी यानी गरीबी की वजह से ही हुआ, दहेज नहीं दे पाने हुए ऐसे हुआ। और फिजूल खर्ची जब वो बचाते, मुंशी जी दरोगा जी जब थे तो कुछ पैसे बचाते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, जबकि ऐसी गरीबी है। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं का दंश किसे झेलना पड़ता है, नारी को। तो उत्पन्न समस्या है, समझ में आ गया। तो ये भारतीय समाज में अच्छा प्रभाव। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, तो इसका सारांश कैसे लिखना है यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद 12 नंबर व्याख्या करना है। आयस स्पष्ट करें, क्या है पहला और दूसरा, ये दोनों को हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हम व्याख्या करेंगे। आयस स्पष्ट करें, जो जीव, आयस मतलब क्या होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है, क्या लिखा गया है, क्या बताने की कोशिश की गई है। जो जीव एक दिन बटेरों का सुरवा सुलगती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारे करने लगे। तो इसका क्या मतलब है, कवि ने ये पंक्तियाँ क्यों लिखी है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है कवि। तो आइए करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधली के शिवपूजन सहाय रचित कहानी का प्लॉट से उद्धृत है, यानी ली गई है, जिसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। लेखक कहते हैं कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब ऐश आराम किया करते थे, अर्थात मुंशी जी घी के दिया जलाया करते थे, खूब लाभ में थे। ठीक है, एक शाम 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। दरोगा जी के मरने के बाद सारी अमीरी घुस गई और चने चबाकर गुजारा करना पड़ा।
ठीक है, तो ये गरीबी को ये प्रदर्शित करने वाली पंक्तियाँ हैं। समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका क्या है, आय स्पष्ट करें। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, इसका क्या मतलब है? तो इसको हम ऐसे आंसर करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ शिवभोजन सहाय द्वारा रचित कहानी, यानी पहले जो हमने लिखा है, ठीक है, फ्लॉट कहानी से फ्लॉट से उद्धृत है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव और फिर बीते हुए दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप यानी पछतावे का इतना सुंदर विवेचना किया है कि वह सत्य ही हो गया। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था, भाई साहब पेशाब से चिराग जलता था, ठीक है, और यानी इतनी क्या थी, अच्छे दिन थे। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियों मुफसिसी की आंच में मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है। इस गरीबी में बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच कहा गया है कि अमीरी के कर्म में पनपती हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इसका मार्मिकता से इसका वर्णन किया है, जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। समझ में आ गया? तो यही बात कही गई है, जब अमीरी थी तो बड़ी ही अच्छा था, और उसके आड़ में जब गरीबी आई तो ये सब बर्बाद हो गया। इसके बाद देखिए पाठ के आसपास, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप अपने से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो व्याकरण के सवाल देखिए, भाषा की बात, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट हमें करना है। पहला देखिए, बारूद की पुड़िया होना, इसका हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। तो बारूद की पुड़िया होना, इसका मतलब है बहुत तेज होना, ठीक है। तो मुंशी जी की यानी दरोगा जी की घोड़ी थी, महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों का, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। ये हो गया, ठीक है। दूसरा है नींबुआ नोट चटाना, ठेंगा दिखाना। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस दांत, ठीक है, गड़ाए हुए रहते थे कि घोड़ी मिल जाए, मगर दरोगा जी उसे नींबुआ नोट चटा दिया करते थे, उसे नहीं बेचते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है, सभी आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ऐसे ही करना है, ठीक है, सभी का है। इसके बाद हमें उल्टा लिखना है, साधारण का असाधारण, अमीरी का गरीबी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी, तो ये प्राकृतिक हो गया। सुंदर का कुरूप हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से सभी आपको करना है, और इसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। और इसके बाद ये क्या करना है, वचन बदलना है। भाषा का भाषा ही होता है। इमारत का क्या होता है, इमारत का हो गया इमारतें हो गया, बहुत सारे मकाने हो गया। समझ में आ गया? तो समाप्त हो जाए आज का सेशन। धन्यवाद।